अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है ज़ीशान ने। एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ मैं खुद कुछ लम्हों के लिए एक अजीब सा हो गया कि खौफनाक होने के साथ साथ ये क्या था। और आप लोग जब इस कहानी को सुनेंगे और कहानी जब एंड होगी तो मुझे लगता है मेरी तरह आप भी इस कहानी को सुन के कुछ लम्हों के लिए अजीब से हो जाएंगे। ये कैसी खौफनाक सी अजीबो गरीब सी कहानी थी। ज़ीशान कहते हैं मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और मैं एक बड़े शहर के अंदर नौकरी की तलाश के लिए गया था और यूं मैं एक अखबार के अंदर सहाफत से वाबस्ता हो गया। एक छोटा सा रिपोर्टर बन गया जिसको सारा दिन सड़कों की खाक छाननी होती थी, खबर की तलाश करनी होती थी और जब खबर मिलती तो इदारे में पहुंच के उस खबर को मैं अपने एडिटर के हवाले करता। अब जब आप बरसरे रोजगार हो जाते हैं तो यकीनन आपको रहने के लिए एक छत भी चाहिए होती है। जब मैं शहर में आया था तो एक पुराना दोस्त जिसने मुझे रहने के लिए आर्जी तौर पे जगह दे दी थी, लेकिन मुझे खुद भी शर्म आती थी उस घर के अंदर रहते हुए कि इस बैठक में मैं रहता था, उसकी फैमिली ने आना जाना होता था, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम था। तो मैं खुद इस ख्वाहिश का इजहार उससे कई दफ़ा कर चुका था कि यार जैसे ही बस मैं ढूंढ रहा हूँ घर मिलता है मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। और वो मुझे कहता नहीं नहीं भाई, तू जब तक रहना चाहता है रह सकता है। और एक बहुत बड़ा घर इस अंदाज का बना हुआ, आजकल जिस तरह हॉस्टल बन गए हैं, वो हॉस्टल तो नहीं था लेकिन एक बहुत बड़ी कोठी नुमा घर था जिसके अंदर कई कमरे बने हुए थे। और मुझे उसके बारे में पता लगा कि आप वहाँ पे एक कमरा किराए पर ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो एक ऐसा कमरा भी ले सकते हैं जो शेयरिंग में हो, एक कमरे में 2 लोग रहते हैं। मैं उस घर के अंदर पहुंचा और उस घर को मैंने देखा तो वो घर मुझे पसंद आया। बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन एक ऐसी गली के अंदर बना हुआ था जहां आने जाने में बहुत दुश्वारी होती थी। पुराने दौर का बना हुआ था, उसकी छतें, उसका स्टाइल, सब कुछ बहुत पुराना था। अपने दौर में यकीनन वो कोई खूबसूरत रहा होगा, लेकिन अब मुझे लगा कि मेरे जैसे बंदे के लिए फिलहाल जब तक कोई और नहीं मिलता यहां कमरा ले लेते हैं। और जब मैं वहाँ की मैडम, जिनका नाम था मैडम नूरुन्निसा, उनसे बात की तो उन्होंने कहा हम आपको कमरा 1 या 2 महीने के लिए किराए पर नहीं दे सकते। अगर आपने यहाँ पे रहना है तो आपको 1 साल का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। बाकायदा कानूनी तौर पे कागज़ बनेंगे, आपको 1 साल के लिए आप छोड़ नहीं सकते और अगर आप छोड़ेंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं हैरान हो गया, अभी तो मेरी नौकरी हुई थी तो 1 साल के लिए मैं एडवांस कहाँ से दे सकता था। ये मेरे लिए काफ़ी परेशानी की बात थी। तो उसी दोस्त ने जिसके यहाँ मैं रह रहा था, उसने मेरी इस मुश्किल को भी हल कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं और वो मेरे इस्तेमाल के नहीं हैं। वो यूँ समझ लो मैं जो काम काज करता हूँ उसका प्रॉफिट जमा करता जाता हूँ कि आने वाले वक्त में उसको इस्तेमाल करूंगा। तो तुम एक काम कर सकते हो, वैसे भी मेरे किसी काम के नहीं, हर महीने तुम मुझे दे दिया करना और ये पैसे तुम उसको एडवांस में दे दो। और मैंने ऐसा ही किया। वो पैसे एडवांस में मैडम नूरुन्निसा को दे दिए और दोस्त के साथ तय किया कि हर महीने मैं उसको पैसे दे दिया करूंगा। अब जब वो एग्रीमेंट हो गया तो कानूनी तौर पे मैं पाबंद हो गया था कि अब साल भर मुझे उनके साथ ही रहना है।
खाना भी वहाँ पे बनता था, लोग वहाँ पे खाना खाते थे, उसका भी महीने का बिल देते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर खाना बाहर ही खाता था, मेरी नौकरी क्योंकि बाहर थी। तकरीबन 3 महीने का टाइम मैंने वहीं पे गुजारा, तो हमें पता लगा कि मैडम, जिनको हम सारे मैडम नूर कहते थे, उनका पूरा नाम नूरुन्निसा था, पता चला कि मैडम नूर इस मकान को शिफ्ट करने जा रही है। मैं सबसे ज़्यादा खुश हो गया। उसकी वजह यह थी कि ये गली बहुत तंग थी और अगर वो किसी अच्छी जगह पे मकान ले लेती तो मज़ा आ जाता। जब मकान ले लिया गया तो सबको बताया गया कि एक मकान ले लिया गया है, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, और भी जो इतने भी लोग वहाँ पे रह रहे थे वो सब के सब उसी मकान में जाएंगे। लेकिन एक बात जो मेरे नोटिस में आई उस मकान के मुतल्लिक, और मैं एक अखबार से वाबस्ता हो चुका था, खैर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करके मैंने पता कर लिया कि वो जगह अजीबो गरीब है। उस जगह के बारे में मुझे पता ये लगा, कई साल पहले एक बाहर से आए हुए बंदे ने, जिसके पास बेइंतहा पैसा था, उसने ये शानदार सा घर बनाया था। इर्द गिर्द उस वक्त आबादी नहीं थी, अब वहां पे काफ़ी इर्द गिर्द आबादी हो चुकी थी, लेकिन उस मकान के साथ अब भी आबादी नहीं थी, दूर दूर घर बने हुए थे। ये एक बहुत बड़ा डबल स्टोरी अकेला मकान था जो बना हुआ था, जिसके अंदर बेइंतहा कमरे बनाए गए थे। उसके साथ क्या हुआ, उसके कारोबार के साथ क्या हुआ, जिसने इतना पैसा लगा दिया था, इतना खूबसूरत इस घर को बनाया था, जिसमें उसने बैंक से कर्जा लिया था, कि सुनने में आया कि वो कर्ज की अदायगी ना कर सका और मुल्क से बाहर फरार हो गया। पीछे बैंक ने इमारत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि केस चला कानूनी तौर पे, और कानूनी तौर पे बैंक का पैसा इन्वेस्ट था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो बहुत बड़ा घर बैंक के हिस्से में आया। अब बैंक ने उस घर की हिफाजत के लिए, कि जब तक कोई इसको खरीद नहीं लेता या कोई किराए पे नहीं लेता, एक मुलाजिम रखा। उसी घर के साथ अंदर एक साइड पे करके 2 कमरों के लिए क्वार्टर भी बनाया गया था, जो उसी घर के अंदर शामिल था। एक बहुत बड़ा बंगला स्टाइल था जिसके अंदर मुलाजमों के लिए भी कमरे बनाए गए थे। तो वहीं पे उसी घर के अंदर जो 2 कमरे थे, वो शख्स जो इस घर की देखभाल के लिए उसको मुलाजिम रखा गया था, वो अपनी बीवी के साथ शिफ्ट हो गया। उस घर के अंदर उसकी 2-3 रातें तो बिल्कुल ठीक गुजरी। वो रोज घर का विजिट वगैरह करता, लेकिन एक रात वो सोया हुआ था कि उसको घर के बड़े दरवाजे की खुलने की आवाज आई। यकीनन वो चौकीदार था, उसका काम ही देखभाल करना था। दरवाजा खुल रहा था, वो जल्दी से अपने कमरे से निकला और सीधा दरवाजे की तरफ गया, तो देखा दरवाजा वाकई खुला हुआ है। उसको याद था उसने दरवाजा बंद किया था, लेकिन दरवाजा खुला हुआ कैसे है? कोई चोर तो नहीं घुस आया, क्योंकि उसके अंदर कुछ सामान वगैरह भी पड़ा हुआ था। वो गया, इधर उधर कई कमरों में बेड वगैरह पड़े हुए थे। वो शख्स जब भागा था अपने सामान के साथ भाग गया था, सारी चीजें वहां पे मौजूद थी उसकी, खाली करके तो नहीं गया था घर को। तो जब वो अंदर गया तो पूरे घर की उसने तलाशी ली, घर के अंदर कोई भी नहीं था। उसने दरवाजे को बंद कर दिया। अगली शाम को फिर से उसने बिल्डिंग का राउंड लगाया, ऊपर नीचे गया, सारा देखा और अच्छी तरीके दरवाजे को बंद किया और अपने क्वार्टर में सोने के लिए चला गया। अभी वो गहरी नींद में नहीं गया था, आंखें उसकी बंद थीं कि तभी उसके कानों में एक आवाज आई, दरवाजा खुलने की आवाज। वो जल्दी से उठकर बैठ गया कि क्या फिर कोई आ गया है। और वो तेजी से चलता हुआ जब दरवाजे के पास पहुंचा, वही दरवाजा जो कल खुला हुआ था, उसने देखा आज फिर से वो दरवाजा खुल चुका है। इतना बड़ा दरवाजा हवा से नहीं खुल सकता था, वो काफी भारी दरवाजा था और हवा भी नहीं थी। तो इर्द गिर्द खड़ा होकर देखता रहा, क्या कोई हवा है? हवा तो बिल्कुल साकित थी। तो ये दरवाजा कैसे खुला है? काफी सोचो विचार के बाद भी जब उसको कुछ समझ ना आया, तो वो अंदर गया।
फिर से उसने सारी तलाशी ली, ऊपर नीचे सब देखा, कहीं पे कोई मौजूद नहीं था, हर चीज़ अपनी जगह पे मौजूद थी। उसने फिर से दरवाजे को बंद किया अच्छी तरीके और आकर सो गया। और तीसरी रात फिर से दरवाज़ा खुला और उसी तरह जब जाके उसने देखा दरवाज़ा खुल गया है, एक मखसूस टाइम होता है और दरवाज़ा खुल जाता है, तो पहली दफ़ा उसको थोड़ा सा डर लगा कि मैं चेक कर चुका हूं, ना ही कोई हवा है, ना ही कोई चोर आता है, ना ही कोई अंदर होता है, ना ही कोई सामान हटाता है। ये दरवाज़ा एक मखसूस टाइम पे क्यों खुल जाता है? अभी वो वहीं पे खड़ा हुआ था कि उसको ऊपर जो दूसरी मंजिल थी वहां पे किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ें आई, ठा करके दरवाज़ा बंद हुआ। तो अब वो ऊपर की तरफ गया। वो जब जीने चढ़ता हुआ, सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और उस दरवाजे के करीब पहुंचा जो बंद हुआ था, एक अंदाज़ा वो लगा सकता था, ऊपर भी काफ़ी कमरे बने हुए थे। उसने कमरों को खोल खोल के देखा, किसी भी कमरे में कोई भी छुपा हुआ नहीं था। उसने सारे कमरे चेक कर लिए और दरवाज़ा मेन बंद किया, जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। उससे अगली रात वो सोया नहीं, इंतज़ार में था कि जैसे ही दरवाजे का खुलने का टाइम होगा मैं बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा, क्या देखूंगा अपनी आंखों से दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है, कोई खोलता है या क्या होता है। उसने ऐसा ही किया। जब वो टाइम आने लगा तो वो उठा अपने बिस्तर से और उसी दरवाजे से काफ़ी फासले पे कि अगर कोई है तो मैं उसको नज़र भी ना आऊँ, उसकी आंखों से ओझल हूँ, छुपा रहूँ और देखूँ क्या होता है। वो काफ़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो परेशान हुआ, अगर आज मैं खड़ा हूं तो दरवाज़ा क्यों नहीं खुला? कि तभी उसके कानों में आवाज़ आई, भारी भरकम बेड को घसीटने की आवाज़। रात की उस खामोशी के अंदर अंदर भारी भरकम बेड को कोई घसीट रहा था। वो समझा अंदर कोई चोर है। जल्दी से वो अंदर गया और क्या देखता है, वाकई एक बेड को अपनी जगह से घसीट के जो दीवार के साथ लगा हुआ था उसको बिल्कुल दरमियान में कर दिया गया था और कमरे में कोई भी नहीं था। ये वहम नहीं था, वो डर गया कि इतने बड़े भारी भरकम बेड को हिलाने के लिए एक नहीं 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती है, तो कैसे इसको जोर लगा के हटा दिया गया है, नजर कोई नहीं आ रहा। वो कुछ देर वहां पे खड़ा रहा और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गया। तभी उसके कानों ने आवाज सुनी, फिर से उसी बेड को वापस जैसे किसी ने घसीटा हो। उल्टे कदमों वहीं से वापस सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ ऊपर आया, कमरे का दरवाजा खोला तो क्या देखता है, बेड अपनी जगह पे वापस जा चुका है। इतनी देर में तो ना ही कोई उसको इंसान नजर आया था, और 2 से 3 लोग होते तो बेड को हटा सकते थे, एक इंसान तो हटा नहीं सकता था। अगर कोई फर्ज कीजिए छुप भी गया था तो वो तो 2-3 लोग होने चाहिए थे। तो इतनी जल्दी वो कैसे अंदर कमरे में भी गए, बेड को भी हिलाया और बाहर छुप भी गए? क्योंकि जब वो ऊपर गया तो ऊपर कोई भी नहीं था। वो डर सा गया कि मामला कुछ और है। आज पहली दफा उसका डर यकीन में बदल गया कि मामला इस घर के अंदर कुछ और है। वो जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था तो उसी लम्हे उसके कानों में एक आवाज आई, कोई नीचे से सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। उस लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियों के ऊपर जब कोई कदम रखता है तो एक बाकायदा आवाज आती है, ठक ठक ठक। तो उस सीढ़ियों पे चढ़ने की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। तो वो इतना खौफजदा हो गया कि दीवार से लग के खड़ा हो गया कि कोई ऊपर चढ़ रहा है जो नज़र नहीं आ रहा। उसने उसको रास्ता दे दिया और जब बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे कदम की आवाज़ आई तो इसका मतलब था जो भी है, जो नज़र नहीं आ रहा, कदम रखता हुआ आ रहा है। कदमों की ठग ठग की आवाज़ आखिरी सीढ़ी तक पहुंची तो इसका मतलब है वो अब ऊपर आ चुका है। कुछ देर वो खड़ा रहा जैसे कोई है तो गुजर जाए, और जैसे ही उसको एहसास हुआ कोई गुजर गया है वो तेज़ी से दौड़ता हुआ नीचे चला गया और दरवाज़ा खुला छोड़ के ही भागता हुआ क्वार्टर में चला गया। बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी बीवी ने उसको इस तरह आते हुए घबराए हुए देखा तो पूछा क्या हुआ। उसने बोला इस घर में कुछ है।
वो बोली, आप ये कैसे कह रहे हैं, क्या हो गया, इस घर में तो कुछ भी नहीं है। वो बोला, नहीं, आज जो मैंने देख लिया है तुम सोच भी नहीं सकती इस घर में कुछ है। और फिर सिलसिला बाकायदा इस तरह का शुरू हो गया कि कभी किसी दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती और कभी बिस्तर को घसीटने की आवाज़ आती और दोनों मियाँ बीवी शदीद डर जाते। और कभी ऐसे लगता कि अंदर कोई दौड़ रहा है, इतनी तेजी से दौड़ रहा है, उसकी कदमों की आवाज़ इतनी ऊंची सुनाई देती कि वो एक नहीं कोई 3-4 लोग हैं जो दौड़ रहे हैं। और एक रात तो इंतहा हो गई, इतना शोर आता रहा कि वो दोनों बाकायदा पूरी रात जागते रहे, सो ही नहीं सके खौफ की वजह से। अंदर से इतना खौफ आ रहा था जैसे चीज़ों को फेंका जा रहा हो बाकायदा। और जब सुबह उठकर दिन की रोशनी में गए तो काफ़ी चीज़ों को इधर से उधर फेंक दिया गया था। वो बैंक का मुलाजिम था जिसने उसको मुलाजिम पद पे रखा था, वो सीधा उसके पास गया, उसने उसको कहा, सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, आज के दौर में कौन से जिन भूतों की आप बातें करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। उसने कहा, आए मेरे साथ देखें। उस बंदे ने कहा, यार अभी तो मेरे पास टाइम नहीं, आऊँगा, लेकिन इन बातों पर ध्यान ना दो, कोई आएगा किराए पर तो हम इसको चढ़ा देंगे और बेच देंगे, टेंशन ना लो। अब उसने जितना कोशिश की कि उसको वो अपने साथ लेके आए, वो दिखा सके कि कभी बास्केट नीचे गिरी हुई है, फलां चीज़ गिरी हुई है, ये चीज़ फेंकी हुई है, ये चीज़ फेंकी हुई है। लेकिन उस रात तो इंतहा हो गई। उस रात तो अगर कोई इर्द गिर्द घर बने होते तो वो भी खौफजदा हो जाते, क्योंकि उस रात तो ऐसी आवाज़ें आईं जैसे उधम मचा रखा हो और भारी भरकम को सामान, जो भारी भरकम होता है, उसको उठा उठा के फेंका जा रहा था। वो जब सुबह उठा और उसने अंदर जाकर देखा तो वो भारी भरकम जो बेड थे इस अंदाज में उठाकर सीधे और उल्टे फेंक दिए गए थे, उनको उलट पुलट दिया गया था, उनको उठाकर उलटना पुलटना बहुत मुश्किल था। तब वो अपने उस मालिक के पास पहुंचा जिसने नौकरी पे रखा था। उसने कहा, जी अब तो आके आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बाकायदा नुकसान हो गया है। बेड उठा उठा के फेंक दिए गए हैं जो भारी भरकम है, जिनको उठाया कोई नहीं जा सकता। और मालिक भी जो परेशान हो गया कि ये क्या कह रहा है, वो उसके साथ आया और आकर देखा तो वाकई मालिक से मुराद जिसने नौकरी पे रखा था कि वो तो सारा सामान ही उधम मचा हुआ था। उन्होंने खैर बंदे बुलाए, सामान को सेट कराया, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी घर छोड़कर चले गए कि हमें ये नौकरी नहीं करनी। उसके बाद भी 2-3 लोग उन्होंने और रखे, लेकिन वो जितने भी लोग आए डर कर भाग गए। और उन्होंने इर्द गिर्द जो दूर दूर घर बने हुए थे उनसे मिलने के लिए जब जाते तो कहते, इस घर के अंदर जिन्नात रहते हैं। जब रात होती है चीज़ें फेंकते हैं, भागने की आवाज़ आती है, चलने की आवाज़ आती है, कोई सीढ़ियों पे चल रहा होता है और कोई भारी भरकम सामान को घसीटता है, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बंद होते हैं, ऐसे कई चीज़ें होती हैं। तो इर्द गिर्द के घरों में भी ये मशहूर हो गया कि नया बंदा आता है भाग जाता है, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा हो गया था कि ये चौथा चौकीदार है, इससे पहले 4-3 भाग चुके हैं। फिर उन्हें देखा 5वां आया है, वो भी भाग गया है। और 5वें के बाद मैडम नूरुन्निसा को पता लगा इस मकान के बारे में। जो मैडम नूरुन्निसा थी, उनकी एक शख्सियत की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। मैं उनको बड़े गौर से देखता था। वो हमेशा गुस्से में रहती थी, लेकिन कभी कभी एक दिन ऐसा आता वो इतनी अच्छी हो जाती, इतनी अच्छी हो जाती कि लगता इनसे ज़्यादा तो प्यार करने वाला ही कोई नहीं। अब उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन आज भी उनके चेहरे को देख के लगता था ये जवानी में बेइंतहा बला की खूबसूरत होंगी। ऐसी खूबसूरत कि आप सोच भी नहीं सकते, बला की खूबसूरत। इस उम्र में भी इतनी ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी थी, फिर भी वो इतनी खूबसूरत नज़र आती जैसे कुदरत ने खुद उनको मेकअप करके बनाया हो। जवानी में तो क़यामत ढाती होंगी, लेकिन हर वक्त एक गुस्से में रहने वाली बंदी सिर्फ एक दिन महीने में या 2 दिन या 3 दिन कभी कभी उनका मूड अच्छा होता तो सबको खाना खिलाती और कहती आज खाना फ्री में है, फ्री में खाना देती, ख्याल रखती, लोगों को पैसे भी देती। और जब पता लगा ये लोग उस घर के अंदर शिफ्ट होने जा रहे हैं तो बाकी लोग तो नहीं जानते थे, मैं और वहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी उन्हीं दिनों के लिए रहने के लिए आए थे, उनका भी एग्रीमेंट हो चुका था, डॉक्टर आसिम।
मैंने डॉक्टर आसिम के साथ मेरी अच्छी दुआ सलाम हो गई थी, मैंने उनको बता दिया कि जो घर लेने जा रहे हैं वो इस तरह के मामलात हैं वहाँ पे। तो डॉक्टर आसिम ने कहा भाई हमें नहीं जाना वहाँ पे, ऐसे घर में रहने नहीं। डॉक्टर आसिम ने कहा तो क्या हुआ, आप जिनों भूतों से डरते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन ऐसी जगह जहाँ जिन भूत हैं या नहीं हैं या किसी ने वाकई खौफ फैला रखा है, हम ऐसी जगह पे क्यों जाएं? तो हम बेहतर नहीं है, आप और मैं जो किराया यहाँ पे दे रहे हैं, हमने तो यहाँ के लिए एग्रीमेंट किया ना, उस जगह के लिए तो नहीं किया। क्योंकि उन दिनों में मुझे एक बहुत ज़बरदस्त कमरे की ऑफ़र हुई थी, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद थी, सिर्फ मुझे किराया देना था। और मैंने डॉक्टर आसिम से कहा मैंने कमरा देख लिया, बहुत ज़बरदस्त है, एग्रीमेंट इस घर का है, उस घर का नहीं है, जगह चेंज कर रहे हैं, तो इनको हमें पैसे वापस करने चाहिए। आप और मैं इतने पैसों में वो ज़बरदस्त घर देख सकते हैं। और हम जब वाकई दोनों पहुंचे, उस कमरे को देखा जो इतना लग्जरी कमरा था, तो डॉक्टर आसिम का भी दिल आ गया कि हमें तो ये लेना चाहिए, लेकिन उनका भी एग्रीमेंट हो चुका था। हमने ये बात जब मैडम नूर से की तो वो गुस्से से भड़क उठी। उन्होंने वो कागज़ का टुकड़ा हमारे आगे लहराया कि ये आप कानूनी तौर पे इस पर दस्तखत कर चुके हैं कि आप पैसे नहीं ले सकते, 1 साल के अंदर 1 साल तक आपको रहना होगा, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, नया होगा। अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन आप पैसे नहीं ले सकते इस कागज़ के शराइत के हिसाब से। अब हमने उनसे एहतिजाज किया कि हमने इस बिल्डिंग के लिए किया था, उस बिल्डिंग के लिए नहीं। और वैसे आपको पता है वो जगह तो जिन्नात वाली मशहूर है। तो वो एकदम कहका लगा कि हंस पड़ी और बोली हाँ, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो कुछ लोग चाहते हैं कि ना बिके ना किराए पे जाए, ऐसी अफवाहें छोड़ देते हैं, उनको हॉन्टेड मशहूर कर देते हैं कि ये जगह आसेब वाली है, तो कि लोग डरें, और उनके पीछे को उनके मकासद होते हैं। कोई जिन भूत नहीं है वहाँ पे, और ना ही आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए। वो उस मिजाज के अंदर आ गई जो उनका बड़ा सख्त मिजाज था। मैंने अपने 1-2 कोलीग, और वहाँ पे फीमेल्स भी अलग अलग रहती थी, उनसे पूछा कि डॉक्टर नूर कभी हंसती भी हैं? तो एक अजीब सी बात उनके बारे में पता चली। उन्होंने कहा एक दिन कभी कभी जब उनका मूड बहुत अच्छा होता है, उस दिन कप्तानी किसी से बात करती हैं फ़ोन पे, टेलीफोन होते थे वायर वाले, अब तो मोबाइल आ गए, टेलीफोन पे बात करती हैं, क्या ज़ोर ज़ोर से कहके लगाती हैं, बातें कर रही होती हैं। जब वो फ़ोन पे बात कर लेती हैं ना, तो इतनी खुश हो जाती हैं, उनका सारा दिन अच्छा होता है और बहुत मेहरबान हो जाती हैं। जब जब फ़ोन आता है ना, वो फ़ोन पे बात करती हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, यकीनन फ़ोन ही कर रही होती होंगी, बस वही दिन उनका अच्छा होता है, बाकी तो सड़ियल रहती हैं। मजबूरी हम लोग सब, जिसमें से 2-3 लोग जो थे उनको भी पता लग गया था कि जिन्नात वाली जगह है, उन्होंने पैसे छोड़ने को भी तैयार हो गए। बहुत छोटे दिल के मालिक थे, कमज़ोर दिल के मालिक थे। उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट है, हम वहाँ पे पैसे नहीं ले सकते, लेकिन हम छोड़ के जा रहे हैं। बाकी तमाम लोग जो थे उस बिल्डिंग के अंदर हम पहुँच गए। ये वाकई बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, इसका सहन बहुत बड़ा था। कभी दरख्त जो लगाए गए थे, अक्सर दरख्त अभी भी मौजूद थे, फलदार तो नहीं थे, छाँव वाले दरख्त थे, और कुछ ऐसे जिनको काट दिया गया था, टहनियों को काट दिया गया था, कुछ सूख गए थे, झाड़ियाँ बहुत उगी हुई थी। खैर उनकी सफाई करके वो रहने के काबिल हो गया। लेकिन वो जो बहुत बड़ा लॉन टाइप था, जिसमें शायद कभी घास लगाई गई थी, अब तो निशान नहीं था, दोबारा से घास का काम करा दिया गया। दरख्तों के नीचे घास के ऊपर बैठते हुए मज़ा आ जाता। अब हम सब लोग इन्हीं कमरों के अंदर शिफ्ट हो चुके थे। हाँ, हम खुश इसलिए थे कि जब शाम होती, बाहर कुर्सियां लगा दी गई थी और हम कुर्सियों पे बैठते, गपशप करते, चाय वहीं पे पीते, और बातों का सिलसिला ऐसा होता कि एक बड़े से खुले से लॉन के अंदर दरख्तों के नीचे, जहाँ पे अब फूल भी लगा दिए गए थे, मज़ा ही आ जाता। अब मैं अक्सर जॉब से जब वापस आता, मेरी कंपनी सबके साथ होती, लेकिन डॉक्टर आसिम के साथ सबसे ज़्यादा मेरी बनती। डॉक्टर आसिम और मुझे एक ही कमरा दे दिया गया था जो बहुत बड़ा था। यूँ समझिए इस पूरी बिल्डिंग का एक जो सबसे बड़ा कमरा था, उसके अंदर तो 5 बेड लग सकते थे, लेकिन 2 कमरों के बराबर का एक कमरा था जिसके बीच में दीवार नहीं थी, और वो
मैडम नूर सोच रही थी दीवार दे दी जाए, तो मेरी और डॉक्टर आसिम की फरमाइश पर कह दिया गया कि दीवार देने के बजाय हम 2 लोगों को 2 कमरे ही आपने देने हैं ना, यही कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब दीवार ना दें, समझिए ये 2 कमरे आप हमें दे रही हैं। डॉक्टर आसिम भी खुश थे क्योंकि मेरी और उनकी मिजाज की हम आहंगी, दोस्ताना माहौल इतना हो गया था कि हम दोनों ने वो कमरे ले लिए। एक ही कमरा था, 2 कमरों के बराबर, दोनों के बेड वहां पे मौजूद थे। अब ऐसे ही गपशप का सिलसिला होता, मुझे अपने काम से जब छुट्टी होती थी तो मैं वहीं इधर उधर फिरता रहता था कि कोई खबर की तलाश में, कोई मजीद कुछ। लेकिन अब वो इतना शानदार घर था, इतना ज़बरदस्त बना हुआ घर था कि वहाँ उसके लॉन के अंदर बैठ के बातें करना, चाय पीना, चहलकदमी करना, घास के ऊपर फिरना बहुत अच्छा लगने लगा था। इसलिए मैं अब इधर उधर फिरने के बजाय वहाँ पे आ जाता। और डॉक्टर आसिम भी बहुत इल्म वाले थे, एक बेहतरीन डॉक्टर थे। अब प्रैक्टिकली ज़िंदगी की तालीम वगैरह मुकम्मल करने के बाद इंसान जब प्रैक्टिस करने के बाद एक प्रॉपर डॉक्टर बन जाता है, वो भी अब ही डॉक्टर बने थे, उनके भी कमाने का सिलसिला भी शुरू ही हुआ था। हम हर मौजू पे बात करते, अदब पे बात करते, शेर व शायरी पे बात करते, हर टॉपिक पे बात करते, यहां तक कि जिन्नात के ऊपर भी बात होती। एक दिन हम दोनों जिन्नात पे बात कर रहे थे तो डॉक्टर आसिम ने मुझे कहा, मुझे एक बात बताइए। मैंने कहा जी डॉक्टर साहब बोलिए। वो कहते हैं, ज़ीशान, जिन, भूत, चुड़ैल और इस तरह के कई जो नाम हैं, क्या तुम इनको मानते हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं, क्या आप नहीं मानते? वो मुझसे बोले, खौफ क्या होता है, क्या तुम ये जानते हो? क्या तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि तुम्हें खौफ महसूस हुआ हो, तुम डरे हो और अजीब सा तुम्हें महसूस हुआ हो? मैं कहा बिल्कुल, एक वाकया मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ था। मैं डरा तो नहीं था लेकिन वो बहुत अजीब सा था। क्या? मैंने उनसे कहा, जहां पे मेरा आबाई घर था वो एक दूर दराज के इलाके में था। मेरे घर के साथ ही बिल्कुल एक नहर बहती थी। मैं अपने कमरे की जब खिड़की खोलता था तो एक ठंडी हवा का झोंका इसलिए आता कि नहर का पानी जो रात को ठंडा हो जाता, उसके अंदर एक ऐसी ठंडक सी पैदा होती। मैं जब भी खिड़की खोलता तो एक ठंडक का एहसास होता। एक रात मैं उस खिड़की के अंदर खड़ा हुआ था, चांदनी रात थी, चांद अपने जोबन पर था, कि मैंने देखा पानी के अंदर कोई चीज तैरती हुई आ रही है। मैं उसकी तरफ देखना शुरू हो गया, मुसलसल टिकटिकी बांधे खड़ा देख रहा था कि मैंने देखा वो तैरती तैरती जो चीज भी थी बिल्कुल मेरे आंखों के सामने आ गई और किनारे की इस तरह करीब पहुंच गई। तो मुझे नजर आया वो एक ढांचा था। इंसान के मरने के बाद जैसे इंसान हड्डियों का ढांचा हो जाता है, वैसा एक ढांचा सा था। वो ढांचा जब किनारे के साथ लगा तो किनारे पे आने वाली लहरें जो थीं उसकी, वो उसको हिला रही थीं, और वो ढांचा जिस तरह हिल रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे वो जिंदा हो गया हो, जैसे वो जिंदा हो। मैंने उसको ढांचे को इस तरह हिलते हुए देखा और एक लम्हा ऐसे आया जब बाकायदा मुझे नजर आया वो ढांचा जो पानी पे तैर रहा था, हिल रहा था, बाकायदा उठकर जैसे खड़ा हो जाता है। टांगें उसकी पानी के अंदर, उसके बाजू भी, हाथ भी पानी में डूबे हुए थे, बस कंधे और शोल्डर नजर आ रहे थे, बाजू, और वो सीधा खड़ा हो गया और वो पानी के अंदर ऐसे तैर रहा था जैसे मेरी तरफ देख रहा हो। मेरे जिस्म के अंदर एक झुरझुरी सी आई थी। मैं कुछ देर के लिए ऐसे थोड़ा सा डरा था, लेकिन साथ ही वो पानी के अंदर डूब सा गया था। और तभी मैंने देखा थोड़ी ही फासले पे वो फिर से तैरता हुआ जा रहा था। पहली दफा एक ऐसा ढांचा देख के, जो एक इंसान का ढांचा था, उसकी खोपड़ी बिल्कुल इंसान की थी। ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई नकली बना हुआ हो, प्लास्टिक का बना हुआ हो, वो असली ढांचा लगता था। मैं थोड़ा सा जरूर घबराया था, लेकिन फिर आराम से सो गया था, मुझे नींद आ गई थी। हाँ, मेरे अंदर डर शायद नहीं है, ना होने के बराबर है। वो ऐसी बहुत सारी बातें करना शुरू हो गए, डॉक्टर साहब, ये जो खौफ होता है असल में ये अंधेरे का खौफ होता है। दिन के उजाले में
कोई ऐसा मकान, कोई ऐसी जगह जहाँ पे मशहूर हो कि जिन्नात से भरी हुई है, आपको कहा जाए दिन के 2 बजे आप उस घर के अंदर दाखिल हों, उसके दरवाजे खुले हों, सूरज की किरणें अंदर जा रही हों, हर तरफ सूरज की किरणों की वजह से रोशनी हो गई हो, तो क्या आप चले जाएंगे? हाँ, कोई भी चला जाएगा, डरे बगैर अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग के अंदर किसी को कहा जाए कि रात के 2 बजे वो दाखिल हो, तो क्या वो दाखिल होगा? नहीं, वो डर जाएगा। तो बिल्डिंग तो वही है। दिन के 2 बजे गए हैं, सेम बिल्डिंग थी, दरवाजे खुले हुए थे, रात को गए हैं, सेम बिल्डिंग है, दरवाजे खुले हुए, रात को आप क्यों डर गए हैं? अगर जिन से डर गए हैं तो जिन तो रात दिन के 2 बजे भी मौजूद थे, दिन को क्यों नहीं डरे? क्योंकि दिन को उजाला था, रोशनी मौजूद थी, और रात को अंधेरा है, अंधेरे से आपको डर लग रहा है। तो इंसान को जिन से नहीं, अंधेरे से डर लगता है। और मैंने जितना मेडिकल साइंस में पढ़ा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर है तो इंसानी आबादी से बहुत दूर है, उसका इंसान से कोई लेना देना नहीं है, इंसान ने उसके मुतालिक बातें फैला रखी हैं। ऐसे कई मौजू पे हमारी बातें होती। मैडम नूर यहां आके भी उनका वही स्टाइल था। बहुत ज़्यादा खुश होती, तो इतनी खुश होती कि उनसे बड़ा मेहरबान कोई नहीं। एक शफकत करने वाली, एक मेहरबान, एक मोहब्बत करने वाली, केयर करने वाली ऐसी नफीस खातून नज़र आती कि दिल करता कि हमेशा ये ऐसी ही रहें। इतनी शफकत और इतनी मोहब्बत। और उस दिन के बाद जब उनका मूड अच्छा होता, तो अगले ही दिन जब उनका मूड वापस रूटीन पे आता, तो ऐसी हर वक्त मुंह बनाए हुए, हर वक्त सीरियस, कोई बात भी कर लो जवाब नो। उनकी कुछ समझ नहीं आई थी। अभी उस जगह पे आए हुए हमें तकरीबन 1 महीना हो गया था, और किसी के साथ कोई भी वाकया नहीं हुआ था कि एक रात हमारा जो कुक था, वहां पे जो खाना पकाता था, वो मैं जानता था सिगरेट पीता था। आम सिगरेट नहीं, वो खास जो एक चर्च वाले होते हैं। एक रात वो डर गया। मैं और डॉक्टर आसिम उसको जब मिले तो एकदम डॉक्टर साहब को देखकर बोला, डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक बात करनी है। बोले हाँ बोलो, क्या हुआ? उसने कहा, रात जब मैं अपने कमरे के अंदर गया हूं सोने के लिए, तो मेरे कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई है। मैंने उसको बंद किया था, खुद ब खुद ऑन हो गई है। मैंने कहा ये कैसे ऑन हो गई है? मैं गया हूं, स्विच को फिर से ऑफ किया है, लाइट बंद की है, थोड़ी देर के बाद फिर से लाइट ऑन हो गई है। और 3-4 दफा जब मेरी लाइट इस तरह ऑन हुई है तो मैं डर गया हूं। डॉक्टर साहब ने एक जोर से कहका लगाया और कहा, तुम पहले भी मेरी तरफ आए थे कि तुमने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब मुझे अपनी आंखें चेक करवानी है, याद है? मैंने कहा था क्या हुआ है तुम्हारी आंखों को? तो तुमने कहा था जी मुझे चांद 2-2 नजर आते हैं। तो मैंने कहा था कि जो तुम सूटा लगाते हो ना, उससे 2 क्या, उससे 4 भी नजर आते हैं। लगता है रात तुमने फिर कुछ ज्यादा पी ली थी, जिसकी वजह से तुम्हारे कमरे की लाइट बार बार जल जाती और बुझ जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता तो बाकियों के साथ भी हो रहा होता। ये तुम्हारी सिगरेट का नशा था। डॉक्टर साहब ने उसको मुतमईन करके भेज दिया और कहका लगा के बोले, ये पहले भी मेरे पास आया था कि मेरी आंखें अब इस तरह हो गई हैं, और मैंने उसे बताया था कि ये नशा है, उसका असर है। फिर एक दिन मैं और डॉक्टर साहब अकेले थे। आज तकरीबन तमाम लोग गए हुए थे, अपने घरों को थे या क्या था। आज ज़्यादातर कमरे खाली थे। चौकीदार ने उसने कुक ने हमें बताया कि आज खाना खाने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैंने नहीं बनाया अपने लिए, और बाकी 1-2 लोगों के लिए बनाया है, मैडम के लिए बनाया है। आप लोग खाना खाना चाहेंगे? क्योंकि मैडम का मूड आज बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा खाना फ्री कर दें। मैं आज जल्दी आ गया था और बाहर से खाना नहीं खा सका था, यही था कि बाहर जाके खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो यार आज खाना खिला दो। मैंने और डॉक्टर आसिम ने बैठ के खाना खाया। खाना खा के चाय हमने बाहर पी, कुर्सियों पे बैठ के बातें करते रहे, गपशप करते रहे, और एक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद आज पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि कल वीकेंड था, कल छुट्टी थी। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा आपको सोने की जल्दी तो नहीं है? तो वो बोले यार कल तो मेरी छुट्टी है, आज तो बातें करने को दिल कर रहा है। तो मैं भी बैठा बातें करता रहा। हम काफ़ी बातें करते करते कोई तकरीबन 12 साढ़े 12 बज गए।
उसके बाद कहा अब काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में अंदर चलते हैं। हम दोनों चलते हुए कमरे के अंदर आए। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए और मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कुछ देर सोचता रहा और मेरा दिल किया कि मैं फिर से बाहर जाके बैठूं। सिगरेट का एक पीने को दिल कर रहा था, मैं सिगरेट पीता था, कि फिर से एक सिगरेट पीता हूं, बाहर जाता हूं, आज नींद नहीं आ रही। उठने की मैंने नीयत ही की थी कि उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपने जिस्म को हिलाने की कोशिश की है, तो मैं अपने जिस्म को हिला नहीं पा रहा। एकदम मुझे झटका लगा कि ये क्या हुआ है, मैं जिस्म को हिला क्यों नहीं पा रहा। और उसी वक्त मुझे अपने सीने पे एक ऐसा बोझ महसूस हुआ है जैसे मेरी छाती के ऊपर, पेट के ऊपर कोई चढ़कर बैठ गया हो। वो वजूद इतना नर्मो मुलायम था कि एक इंतहाई नर्मो मुलायम के साथ कोई मेरे वजूद पे आकर बैठ गया था। बहुत भारी भरकम वजूद नहीं था कि जिससे मेरा सांस बंद होता, लेकिन उस वक्त मुझे ज़रूर तकलीफ महसूस हुई जब उसके दोनों हाथ मेरी गर्दन के इर्द गिर्द पहुंच गए। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया था। जैसे ही उसने मेरी गर्दन को दबाना शुरू किया, तो उसी वक्त जैसे मैंने झटका लिया, मेरे हाथ खुल से गए। मेरे हाथ और पांव जकड़े नहीं गए थे, शायद उसने जो वजन डाला था उसकी वजह से मैं हिला नहीं पा रहा था। मैंने देखा मैं अपने हाथों को हिला पा रहा हूं, और मैंने जैसे ही हाथों को हिलाया, कमरे के अंदर 0 की लाइट जल रही थी। डॉक्टर साहब भी सोने के लिए लेटे थे, तो मैंने फौरन अपने हाथों से उसके वजूद को हाथ लगाया कि ये कौन है, क्या है। मेरी आंखें 0 की लाइट में सब कुछ देख सकती हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरे ऊपर वजन है। और जैसे ही मेरे हाथ उसके वजूद पे टच हुए, एक नर्मो मुलायम वजूद था, एक औरत का वजूद। और मेरे हाथ जैसे उसके टटोले हैं उसके वजूद को, तो ये एक लिबास के बगैर, इस वजूद ने लिबास नहीं पहन रखा था, और ये एक बिल्कुल औरत का वजूद था। और उसने अपने दोनों हाथों से मेरे गले को दबोच रखा था। जिसके गले को दबोचा जा चुका हो वो झटका मारता है। मैंने जोर से हाथ मारे उसके वजूद पे, तो जो जिस्म, जो वजूद मुझे नजर नहीं आ रहा, उसको मेरे हाथ टच हो गए, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। और दूसरे ही लम्हे मैंने अपने दोनों हाथ उसके हाथों को इस तरह मजबूती से जकड़ लिया कि छुड़वा सकूं जिन हाथों ने मेरी गर्दन को पकड़ा हुआ था। मैंने जोर लगा के उसके दोनों हाथों को छुड़वा दिया। अब उसके दोनों हाथ मेरे हाथों के अंदर थे। वो एक नाजुक सी शायद कोई औरत थी जो अपना जोर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो जो मेरा गला दबा रही थी, उसके दोनों हाथ को मैंने पकड़ा हुआ था। यहां तक कि मुझे लगा कि इसके दोनों हाथों को मैं एक हाथ से भी पकड़ सकता हूं। ये इतनी सख्त हाथ नहीं है, बहुत नरम और मुलायम हाथ हैं, जैसे नाजुक से हाथ होते हैं। मैंने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ा और इस तरह उठा कि उसको उठा के पटक दिया। जो मेरे सीने पे, मेरे पेट पे चढ़ के बैठी थी, उसको उठा के पटक दिया और अपना घुटना जैसे ही उसके वजूद पे रखा, तो मुझे लग गया कि वो इंतहाई नरम और मुलायम कोई वजूद है किसी औरत का। और उसी वक्त मैंने जोर से आवाज दी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। एकदम वो नींद से हड़बड़ा गए और बोले, क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा लाइट जलाइए, लाइट जलाइए। और उन्होंने लाइट जला दी, हड़बड़ा कर उठ बैठे और बोले, हाँ क्या हुआ भाई? मैंने कहा डॉक्टर साहब रस्सी लाइए। उन्होंने मुझे अजीब सी हालत में देख के हैरान हो गए कि मेरा घुटना ऐसे है जैसे किसी के ऊपर कोई किसी को नीचे डालता है, उसको कस के पकड़ा होता है और उसके ऊपर घुटना रख के बैठा होता है। मैं इस अंदाज में बैठा था। मुझे कह रहे हैं, भाई ये क्या कर रहे हो, ये किस तरह बैठे हो? मैंने कहा रस्सा लेके आइए। रस्सा? रस्सा क्या करना है? मैंने कहा आप पहले लेके तो आए। वो हड़बड़ा गए, वो बाहर की तरफ भागे, इधर उधर ढूंढा, जहां पे रस्से की उम्मीद थी वहां से रस्सा मिल गया और रस्सा लेके आए। कहते हाँ बोलो क्या करना है इस रस्से का? मैंने कहा इसको बांधना है। तो एकदम ना उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहते किसको भाई, क्या हुआ है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया? सब ठीक है ना? वो तुमने उसके साथ मिलके वो कुक के साथ वो सूटा तो नहीं पी लिया? मैंने कहा नहीं, इधर आइए, मेरे करीब आइए। वो करीब आ गए। कहते हाँ। मैंने कहा हाथ लगाइए। किसको? मैंने कहा मेरे घुटने के नीचे हाथ लगाइए। उन्होंने मेरे घुटने के नीचे जैसे ही हाथ लगाया, उनको करंट लग गया। कभी यूं देखें, कभी मुझे देखें, कहते हैं ये तो वजूद है कोई। मैंने कहा हाँ, इसी को बांधना है। उसके बाद उन्होंने फिर से टटोल के देखा और कहते हैं ये तो किसी औरत का वजूद है।
लिबास के बगैर? मैंने कहा हाँ। ये मेरी गर्दन दबा रही थी और मैंने इसे पकड़ लिया है और इसके बाजू मेरे हाथों में, और मैं घुटना दे के उसके ऊपर चढ़ा हुआ हूं। इधर आइए, बांधिए इसके हाथों को। अब जब मेरे करीब आए, उनके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आंखें हैरत से फैल गई थी कि ये क्या अजीबोगरीब सा मंजर है। उन्होंने मेरी हेल्प की और उसके बाजू को कस के बांध दिया। अब मैंने कहा इसके पांव भी बांधिए। उसके पांव भी हमने बांध दिए। अब रस्से का एक सिरा मेरे हाथ में है, उसके हाथ और पांव बंधे हुए हैं और वो अभी भी नजर नहीं आ रही। एक औरत जो नर्म और मुलायम जैसे कोई लड़की होती है, औरत होती है, उसका वजूद है जो हम टटोल कर देख चुके हैं। अब वो बंधी हुई बिस्तर पर पड़ी हुई है और बिस्तर पर यह भी नजर आ रहा है हम दोनों को, लाइट जली हुई है, कि कोई लेटने की वजह से जैसे गद्दा जो है दब सा जाता है, दबा होता है कि कोई लेटा हुआ है, गद्दा भी दबा हुआ है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब ऐसे सर पे खुजली करते बोले, भाई ये क्या है? मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो कहते हैं कि ऐसी मखलूक नजर नहीं आती। वाकई आप सही कहते हैं, नजर नहीं आती, लेकिन ये देखें हमने उसको बांधा है। जहां खौफ था, जहां डर था, कुछ लम्हे पहले मैं अजीब सा था, उसको मैंने पकड़ तो लिया था जान छुड़ाते हुए, लेकिन वो शायद इतनी नर्म और मुलायम थी कि मैंने उसको जब पकड़ा था वो जोर नहीं लगा सकी थी। डॉक्टर साहब कहते हैं ये माजरा क्या है? मैंने कहा मैं सोया हुआ था और ये मेरे सीने पे आके चढ़ी और इसने मेरी गर्दन दबाई है, लेकिन मैं रोजाना पढ़कर सोता हूं। मैं कभी भी बगैर अपना दायरा कड़ा किए नहीं सोता। मैं अपना दायरा कड़ा करके ही सोता हूं। आज भी जब मैं बिस्तर पे आया था तो मैंने अपना दायरा कड़ा किया, सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा उठ के सिगरेट पीता हूं, तो उसी वक्त ये मेरे ऊपर आ गई है। इसको शायद नहीं पता था मेरा दायरा कड़ा है, इसलिए ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। मैंने पढ़ाई करके दम किया हुआ था अपने ऊपर। अब हम दोनों देख रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आ रही। एक अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा होगी। एक इंसान की तरह एक वजूद है, एक औरत का वजूद, नर्म व मुलायम, ऐसे जैसे नौजवान कोई लड़की होती है, और वो हमें नजर नहीं आ रही। तभी एकदम से डॉक्टर साहब बोले, इससे पूछो ये कौन है, इससे बात करो। अब रस्सा बंधा हुआ है, अभी तक उसने कोई बात नहीं की थी। मैंने उससे कहा कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? आगे से खामोशी रही। मैंने कहा अगर तुम मुझे बताओगी नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगर तुम बताओगी तुम कौन हो सकता है मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूं। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम बताया, माहीना। माहीना, मेरा नाम माहीना है। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, जैसे कोई हसीनो जमील लड़की इंतहाई खूबसूरत आवाज में बोलती है, ऐसी ही खूबसूरत आवाज में बोली थी माहीना। माहीना, ये कैसा नाम है? आगे से खामोशी। मैंने कहा माहीना, तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? वो बोली, ये हमारा घर है, हम यहां पे रहते हैं, तुम लोगों ने आके यहां पे कब्जा कर लिया है। मेरे खानदान के लोग मुझे रोक रहे थे, लेकिन मैं गुस्से में थी। मेरे जो बड़े हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो हमला करते तो तुम अपना बचाव ना कर सकते। मैं गुस्से में थी, मैंने तुम पे हमला कर दिया है, और इसलिए किया है, मेरे बड़ों ने मुझे मना किया था हमला करने से। आज वो गए हुए हैं, इसीलिए उनकी गैर मौजूदगी में मैंने हमला कर दिया है। तुमने मुझे बांध दिया है, कल रात को वो वापस आ जाएंगे, फिर देखना तुम्हारे साथ होता क्या है। अब हम दोनों को समझ लग चुकी थी, जो वो कह रही है उसके बड़े कल तक आएंगे, इसका मतलब है हमारे पास कल का दिन है। मैंने उसे कहा, ये तो इंसानों की आबादी है, इंसानों का घर है, तुम लोग क्यों आबाद हो? उसने कहा, ये कई सालों तक बंद था, मेरे खानदान के लोग यहां पे आबाद हैं, और बंद होने से पहले भी हम यहां पे आबाद थे। ये जगह हमारी थी, यहां पे दरख्त होते थे, यहां पे जंगल था। उस शख्स ने सारे जंगल को कटवाया, दरख्त बेच दिए, हमारे घरों को काट दिया और यहां पे ये घर बना दिया।
हमने भी फैसला किया था कि इसको रहने नहीं देंगे, और वही हुआ। उसका इतना नुकसान किया कि वो भाग गया, घर खाली हो गया। हम अपना घर में रहना शुरू हो गए। कोई चौकीदार रहने के लिए आता, हम उसको भगा देते कि फिर तुम लोग आ गए, बहुत ज़्यादा तादाद में आ गए। मेरे बुजुर्गों ने यही कहा कि रुको, हमें अक्लमंदी से चलना होगा। अब ये बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये खबर हर तरफ फैल जाएगी, तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे जो हमें निकाल देंगे। लेकिन मैं गुस्से में थी, और जिस कमरे में तुम लोग लेटे हो ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ पे लेटती थी। मेरे बुजुर्ग गए हुए थे, इसलिए मैंने आज तुम लोगों पे हमला कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने दायरा खड़ा कर रखा है। मैंने कहा, माहिना, हमने तो यहाँ पे पैसे दिए हैं, हम तो खुद साल का एग्रीमेंट करके पैसे दे चुके हैं, इससे पहले हम तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें तो एक कमरा भी मिल रहा था, हम तो वहाँ शिफ्ट हो जाते। हो तो मैडम का एग्रीमेंट ऐसा था कि हम फंस गए। माहिना बोली, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं चौंका और कहा, बोलो क्या मदद चाहिए। डॉक्टर आसिम भी बोले, हाँ हाँ बोलो, हम मदद करने को तैयार हैं, क्या मदद चाहिए। वो बोली, मैं तुम्हें मैडम नूर के बारे में बताती हूँ, कल उनको बुलाओ और बुला के उनसे बात करो, वो पैसे तुम्हें वापस कर देगी। मैंने कहा ठीक है, कल मैं उनको बुलाऊंगा। वो बोले नहीं, अभी बुलाओ, कल अगर मेरे फैमिली वाले आ गए तो बहुत गलत हो जाएगा, तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमने कहा ठीक है, तुम हमारी मदद करियो, हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। उसने कहा, तुम सिर्फ मैडम नूर को बुलाओ और जो तुम्हें बताने जा रही हूं उनको बताओ, और उनको कहो बाकी कहानी वो बताएं। वो नहीं बताएंगी तो अगली कहानी मैं सुना दूंगी। उसने हमें जो कुछ बताया और सुनाया वो हमारे लिए इतना हैरान कुन था कि हम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे। हमने फैसला किया कि अभी मैडम नूर को लेकर आना होगा। उसने कहा, मेरे बारे में उनको मत बताना। हम मैडम नूर के कमरे के बाहर गए, दरवाज़ा खटखटाया। तीसरी चौथी दफ़ा जब ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया गया तो वो उठकर आ गई, नींद में थी। बोली, क्या हुआ है। बहुत शदीद गुस्से में थी। मैंने उनको कहा, मैडम एमरजेंसी है, नीचे आइए। उनको बुलाकर हम नीचे ले आए। वो जैसे कमरे में आई गुस्से से भरी हुई थी। मैंने कहा, बैठिए। वो डॉक्टर आसिम के बिस्तर पर बैठ गई कि तुम क्यों, मतलब उनको ये खौफ नहीं था कि आज अकेले हैं, ये दो बंदे हैं, मर्द हैं मेरे साथ, कुछ भी। वो गुस्से में थी। गुस्सा उनका ऐसे था कि जैसे अभी वो सर फाड़ देंगी कि रात के टाइम मुझे क्यों जगाया है। तो मैंने उनसे कहा, मैडम नूर, आपसे एक सवाल पूछना है। वो बोली, हाँ बोलो। ज़ीशान कौन है। तो एकदम उनको झटका लगा और वो एकदम से चौंक पड़ी और बोली कि क्या कह रहे हो, कौन ज़ीशान। अच्छा, आप खलीलुर रहमान को तो जानती होंगी ना। वो एकदम से चौंक पड़ी। खलीलुर रहमान, हाँ, तुम कैसे जानते हो। मैंने कहा, मैं जैसे भी जानता हूं, आप क्या चाहती हैं, ये मैं सबको बता दूं। नहीं नहीं, एकदम से उनका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया और वो बिल्कुल ऐसे मूड में आ गई, मुंह से कहा नहीं, जैसे गर्दन झुका ली, रिक्वेस्टिंग मूड में आ गई। मैंने कहा, मैडम नूर, आप हमें हमारे पैसे वापस कर दीजिए, हमें यहां पे नहीं रहना। उन्होंने सर झुकाया, झुका हुआ सर ऊपर उठाया और बोली, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूं तो क्या तुम किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा, हाँ, मुझे सब पता चल चुका है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, जाइए, हमारे पैसे वापस कीजिए। वो चुप करके उठी, चलती हुई ऊपर चली गई, जैसे उन्होंने ऊपर पैसे रखे हुए हैं। और थोड़ी देर के जब अब वापस आई तो वाकई हमने जो पैसे दिए थे उससे भी ज्यादा पैसे दोनों को दे दिए गए, डॉक्टर आसिम और मुझे। और जाने लगी तो मैंने कहा, नहीं मैडम नूर, अब आपको हमें पूरी कहानी भी सुनानी होगी, बगैर कहानी सुनाए आप नहीं जा सकती। अगर आप कहानी नहीं सुनाती मैं आपको सुना देता हूं।
उन्होंने मुझे ऐसी निगाहों से देखा जैसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप ये फरमाइश ना करो। मैंने कहा नहीं, आधी कहानी मैं सुन चुका हूं, आधी मुझे आपसे सुननी है। ऐसे कमजोर सी हो गई। मैंने कहा बैठिए। उनको हमने बिठा दिया। कुछ ऐसी बातें की कि वो बोलने पे मजबूर हो गई और उन्होंने बताना शुरू किया, मैं जवानी में बहुत हसीनो जमील थी, बहुत खूबसूरत। कॉलेज में पढ़ते हुए ज़्यादा एहसास हो गया था, क्योंकि स्कूल लाइफ में ही घर से आते जाते हर लड़का मेरी तरफ देखता था, तो मुझे पता लगता था कि मैं कितनी हसीन हूँ। लेकिन कॉलेज में ही जब ज़ीशान से मेरी मुलाकात हुई तो वो भी बहुत खूबसूरत था। ज़ीशान को देखते ही मैं अपना दिल उस पर हार बैठी और ज़ीशान भी मुझे देखते ही मेरा दीवाना हो गया। मैं और ज़ीशान दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ज़ीशान और मैं जीने मरने की कस्में खा चुके, यहाँ तक कि ज़ीशान ने अपने घर वालों को और मैंने अपने घर वालों, नहीं उसका नाम ज़ीशान, मैं गलत कह रहा हूँ, उसका नाम है मुस्तफ़ा। ज़ीशान तो जिन्होंने कहानी सुनाई है उनका है मुस्तफ़ा, गलत कह रहा था, सॉरी। मुस्तफ़ा और मैं एक दूसरे से प्यार करना शुरू हो गए। मुस्तफ़ा ने अपने घर में बता दिया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे घर वाले को भी इस शादी पे कोई एतराज़ नहीं था। हम दोनों इकट्ठे पढ़ते भी रहे थे और दोनों का ताल्लुक एक खाती पीती फैमिली से था, अच्छे घरों के हम थे। अब घर वाले दोनों तैयार हो चुके थे और फैसला हुआ कि अगले महीने पहले हमारी मंगनी कर दी, हमारी निकाह पढ़ाया जाएगा और उसके बाद रुखसती की जाएगी। हम दोनों बहुत खुश थे कि वहीं पे एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ज़ीशान का एक्सीडेंट हुआ और वो उस एक्सीडेंट में चल बसा। मुझे जब ये खबर सुनाई गई तो मैं बेहोश हो गई, रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया, मैं दीवानी सी हो गई। लेकिन ज़ीशान मेरे पास आ गया। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी कि मेरा दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। उसकी मैंने कुंडी नहीं लगाई हुई थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा बाहर ज़ीशान खड़ा है। जैसे ही मैंने ज़ीशान को देखा मैं अपने बिस्तर से उठकर बैठ गई और ज़ीशान बार बार मुंह में आ रहा है मुस्तफ़ा। मैंने देखा सामने मुस्तफ़ा खड़ा है और मुस्तफ़ा चलता हुआ सीधा मेरे करीब आ गया और मुझसे बोला, मैं आ गया हूं, मेरा प्यार सच्चा है, मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूं। देखो कितना सच्चा मेरा प्यार है, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूं। और फिर वो मेरे साथ बैठ गया। फिर से हमने कई बातें की और जब सुबह होने लगी तो मुझसे बोला, अब मैं जा रहा हूं, मैं रोज नहीं आ सकता लेकिन हर 10-15 दिन के बाद तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा। कुछ हालात ऐसे हैं जो अभी तुम्हें मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे हर 10-15 दिन के बाद मिलने के लिए आऊंगा। मैंने उससे वादा किया कि जल्द आना। उसने कहा ठीक है। वो चला गया और फिर हर 10 दिन के बाद वो मुझसे मिलने के लिए, 10-15 दिन के बाद मुझसे मिलने के लिए आता। वो जब भी मिलने के लिए आता तो उस दिन सारा दिन मेरा मूड खुशी से झूम उठता। मैं बहुत खुश होती, ज़ीशान मुझसे मिलने के लिए आया। मैं उसका चेहरा देखती थी, उसके बालों में मुझे याद आ जाता मैं कैसे हाथ फेरती थी, उसकी वो खूबसूरत आंखें, वो चमकता धमकता चेहरा। मेरा महबूब मेरे पास होता। मैं अपने कमरे में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी कि मुझे पता लगा कि मेरे वालिदैन ने, कितना टाइम गुजर गया मुझे कमरे के अंदर, मुझे ये भी होश नहीं था कि मेरे वालिदैन ने खलील रहमान, जो एक मेरे घर वालों को पसंद आए थे, उनसे मेरी शादी करने जा रहे हैं। खलील रहमान साहब खाते पीती फैमिली से थे, लेकिन वो अकलौते थे। उनके आबाओ अजदाद इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने घर में अकेले रहते थे। बहुत बड़ा घर था लेकिन वो उम्र में ज़्यादा थे। उसकी वजह यह थी कि ज़ीशान हर 10 दिन बाद मुझे मिलने के लिए आता था और जब भी मेरे वालिदैन शादी की बात करते मैं इनकार कर देती थी। मैं पागल हो जाती थी, मैं जनूनी हो जाती थी, मैं शदीद गुस्सा करती थी, मैं तोड़ फोड़ करती थी और वो चुप कर जाते। और फिर मुझे पता ही ना चला कि मेरी उम्र ऐसी गुजरी
कि अब मेरे लिए ऐसा ही रिश्ता आ सकता था जो किसी नौजवान लड़के का ना हो, बड़ी उम्र का हो। जैसी मेरी हरकतें हो गई थी, मुझे खुद भी उसका अंदाज़ा नहीं था। मैं जनूनी, मैं पागल, मैं वैशी हो जाती। और उधर अब रिश्ते आने भी बंद हो गए। और जब खलील और रहमान साहब ने कहीं मुझे देख लिया मार्केट में, तो ऐसे दीवाने हुए कि उन्होंने मेरे घर वालों से बात की। मेरे घर वालों ने उनको बता दिया कि हम आपकी शादी करने को तो तैयार हैं, लेकिन इसको दौरे पड़ते हैं इस तरह के, ये नुकसान पहुंचाती है, हमला कर देती है, चीज़ें फेंक देती है, और बाकी हर वक्त नहीं, कभी कभी बाकी चुप रहती है। उसने कहा मुझे कबूल है, मैं इसका इलाज करा लूँगा, मैं इसका ये करा लूँगा। वो ऐसा दीवाना हुआ कि उसने जैसे चट मंगनी पट ब्याह वाला काम होता है, ऐसा ही किया और फौरी तौर पे मुझे अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले गए। और जब हमारी पहली रात थी, उसी रात ज़ीशान मेरे पास आ गया। अभी वो कमरे में नहीं आए थे, बाहर कहीं थे, तो ज़ीशान मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, इसको अपने करीब मत आने देना। अगर तुमने इसको अपने करीब आने दिया तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और फिर मैं फैसला करके बैठ गई कि इसको मैं अपने करीब नहीं आने दूंगी। और वो जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने उसे सख्ती से झाड़ दिया और यहाँ तक कह दिया कि अगर उसने मुझे हाथ लगाया तो मैं उस पर हमला कर दूंगी। शायद उसको मेरे घर वालों ने बता दिया था और पहले ही फैसला कर चुका था कि ये कोई बीमारी है या क्या है, वो इसका इलाज कराना चाहता था। ऐसे हमारे दिन गुजरने लगे। कभी कभी मैं मूड में होती तो उसकी बात कभी मान भी लेती, उसको गले भी लगा लेती, उसके करीब भी चले जाती। लेकिन मैं खुश उस दिन ज़्यादा होती थी कि जब ज़ीशान मेरे पास आता। उस खलील रहमान और मेरे दरमियान अभी तक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था, लेकिन एक रात जब ज़ीशान आया, खलील सो रहा था। मैं ज़ीशान के साथ रात सारी बातें करती रही और सुबह मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता था। मैं एक बेइंतहा खुश हो जाती थी। और उस दिन उसको भी छुट्टी थी। मेरी खुशी, मेरी मोहब्बत, मेरी मेहरबानी देख के उसने फ़ायदा उठाया और मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बना लिया। लेकिन अगले दिन जब मैं वापस अपने मूड में आई तो मुझे लगा इसने क्यों ऐसा किया है। मैंने उस पर बाकायदा हमला कर दिया, उसको नाखून मारे और उसको धक्के दिए और उसके गले दबाने की कोशिश की। वो डॉक्टर को लेकर आ गया, उसने मेरा इलाज कराने की कोशिश की। मुख्तलिफ डॉक्टर आते हैं, मुझे टीके लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते, और जब भी मेरा मूड अच्छा होता उस दिन वो मेरे मूड से फ़ायदा उठाता। ज़िंदगी हमारी ऐसे ही गुजरने लगी। फिर ज़ीशान एक दिन मेरे पास आया और उसने मुझे कहा, मुझे पता है कि जब मैं आता हूं तुम बहुत खुश हो जाती हो और ये ज़ालिम उस दिन तुम्हारी खुशी का भरपूर फ़ायदा उठाता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इसको मार डालो। और सबको यही कहना कि वो यहां से चला गया है, लेकिन एकदम नहीं, अभी इसको बांध दो। और उसने मुझे बताया, इसी घर के नीचे एक तय खाना है, वहीं पे इसको जाके ले जाओ और बांध दो, और भूख और प्यास से ये मर जाएगा। मैंने ऐसे ही किया। उसके चाय में नशा आवर चीज मिला दी। वो टैबलेट जो मैंने अपने लिए मांगी थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद की टैबलेट दीजिए, उसने नींद की टैबलेट जो ला के दी वो मैंने सारी उसको डाल दी। वो बेहोश हो गया और मैं उसको घसीट के उसके नीचे, जो मुझे भी तय खाना नहीं पता था, जो ज़ीशान ने, मुस्तफ़ा ने बताया था, मैं उस तय खाने में ले गई और उसको मैंने बांध दिया और उसके मुंह के ऊपर भी टेप लगा दी। अब मैं घर में थी, उसका आगे पीछे तो कोई था नहीं, लेकिन बाहर जाना शुरू हो गई कि कोई आएगा पूछने के लिए, उसका कोई भी पूछने ना आया। कारोबारी शख्सियत के जो कुछ लोग थे, मैंने उनको कहा मुझे बता के नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब मैं नीचे जाती, उसको कुछ खाना पीने देती, वो चीखें मारता, कुछ भी करता, मैं उसके मुंह में कपड़ा ठोंस देती, उसको कहती है अगर चीखोगे तो कपड़ा ठोंस दूंगी। आखिर उसको पता लग गया कि उसको बचाने तो कोई आएगा नहीं, तो इसलिए अब चीखता भी नहीं था। मैं उसको कुछ अरसा खिलाती पिलाती रही, लेकिन वो कमज़ोर होता गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं नीचे गई तो वो मर चुका था। मैं परेशान हो गई, क्या करूं। तो उसी दिन ज़ीशान मुस्तफ़ा मेरे पास आया और उसने मुझे बताया, इसी तय खाने के बिल्कुल साइड पे एक कच्चा फर्श है, वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को हटा के वहाँ पे ज़मीन खोदो और उसको दफना दो।
मैंने ऐसे ही किया, वो कबाड़ का जो सामान था वो सारा हटाया और वहाँ पे खोद के उसके वजूद को वहाँ पे नीचे दबा के मट्टी बंद करके ऊपर सारा कबाड़ का सामान फेंक दिया और अकेली रहती रही। इन दिनों में ज़ीशान ज़्यादा मेरे पास आने लगा और फिर ज़ीशान ने मुझे कहा, अब ये मकान छोड़ो और यहाँ से दूर चली जाओ, इस मकान को छोड़ दो। मैंने वो मकान छोड़ दिया, उस शहर को छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया और यहाँ आके अपना ये वाला कारोबार शुरू कर दिया। आज भी ज़ीशान, आज भी मुस्तफ़ा मेरे पास आता है तो उस दिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और जब वो चला जाता है तो मुझे अपने आप से नफ़रत हो जाती है कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। मैंने कई दफ़ा अपने आप को मारने की कोशिश की, मुस्तफ़ा ने आके मुझे बचा लिया है। लेकिन आज मेरा ये राज खुल गया है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उसी वक्त डॉक्टर आसिम की तरफ देखा और वो मेरा इशारा समझ गए थे। मैं उनको कहना यही चाह रहा था, ये तो कातिल थी, इसने तो कत्ल किया था, क्या ये सही कह रही है या गलत। वहीं पे डॉक्टर आसिम कमरे में मौजूद रहे और मैंने मैडम नूर के कमरे से टेलीफोन उठाया, अपने दोस्त को सोते हुए जगाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई। उसके पुलिस से ताल्लुकात थे, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, रात को ही वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस वहीं पे कमरे में मौजूद रही, मैडम नूर से बातें वगैरह की और उसके बाद उनको लेकर वो गए। सबसे पहले तो ये तहकीक करनी थी, बातें बाद में उनको बतानी थी कि इन्होंने कत्ल किया है और इन्होंने फ़लाँ इलाके में जो घर है उसके तय खाने में उसको दफनाया था। सबसे पहले तो इसका सबूत लेना था, तो इसलिए जल्दी में वो मैडम को लेके हमें भी लेके जाना चाहते थे। डॉक्टर आसिम उनके साथ चले गए। अब मैं कमरे में मौजूद था और वो बंधी हुई औरत नुमा जो चीज़ भी थी जिसको हम देख नहीं पा रहे थे, उसने कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, वो यहाँ से जा चुकी है और वो पकड़ी जाएगी। मैंने तुम्हें सारी उसकी कहानी बता दी थी जिसकी वजह से वो तुम्हें बताने के लिए मजबूर हो गई है। उसने सारी कहानी तुम्हें खुल के बता दी है। अब मुझे छोड़ दो और ये मकान भी खाली करवा दो। मैंने तुम्हारी मदद की है ना, तुम्हें उसने पैसे भी दे दिए हैं और वो यहाँ से चली जाएगी। अब तुम भी मेरी मदद करो, हमारा घर हमें दिलवा दो। उधर पुलिस गई, वहाँ पे तफ्तीश की तो पता लगा वाकई हड्डियों का एक ना होने के बराबर एक ढांचा वहाँ से मिल गया था और मैडम नूर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन जब वो उनको अपने साथ लेकर गए तो वो पागल हो गई थी, उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था। जब उस जगह पे गई थी और उनको वो ढांचा निकाल के दिखाया गया था तो वहीं पे ही उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था। हमें पता लगा कि वो पागल हो चुकी हैं। उधर जिसके साथ मैं मौजूद था, मैंने उससे वादा किया था और उसने मुझे वो सब कुछ बताया था, तो वादे के हिसाब से मुझे उसकी मदद करनी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्या तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी? उसने कहा, हाँ, मेरे वालिदैन आ गए, वो तुम्हें शदीद नुकसान पहुँचाएंगे। अगर मेरे वालिदैन से पहले तुम मुझे छोड़ देते हो तो किसी को इस बात का पता भी नहीं लगेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा, अगर तुम मुझसे वादा करो मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। उसने मेरे साथ एक वादा किया, हज़रत सलमान की कसम खाई, मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने उसे जैसे ही छोड़ा, एक कमरे के अंदर जो एक आवाज़ ही सिर्फ आ रही थी, मैं जिसकी शक्ल को नहीं देख पाया था, वहीं आखिरी दफ़ा मैंने उसका वजूद देखा था। जिस जगह मैंने उसके हाथों को खोला था, जो पाँव बंधे हुए थे, बंधे हुए पाँव, मेरे हाथ में रस्सी था, रस्सी के सिरे से मैंने उसको पकड़ा, उसके पाँव खोले, उसके हाथ को खोला, तो वहीं पे बिस्तर पे मुझे एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की बैठी हुई नज़र आई। अभी भी वो हसीनो जमील थी लेकिन लिबास के बगैर। उसने बाल पीछे बांधे हुए थे। वो बहुत हसीनो जमील थी, बहुत खूबसूरत थी। उसको मैंने देखा और मैंने अपनी निगाहें नीची कर ली क्योंकि वो लिबास के अंदर नहीं थी। वो मुझसे बोली, मैं माजरत खा हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं बताई, बस इतना कहती हूँ
सबको लेके यहाँ से चले जाना, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, ये उसने कहा और वहीं पे बैठे बैठे गायब हो गई। मैं उसको और देखना चाहता था, लेकिन मेरी एक शर्म हया आड़े आ गई कि इसने इस अंदाज में है। मैं उससे पूछना चाहता था तुम्हारा लिबास कहाँ है, लिबास के बगैर क्यों हो, मैं नहीं ये सवाल पूछ सका वो, और वो चली गई। डॉक्टर जब आसिम वापस आए तो उन्होंने बताया कि मैडम नूर पागल हो चुकी हैं। खैर उस सारा केस पुलिस के पास चला गया। इधर लोग जितने भी मौजूद थे उनको उनका पैसा वापस किया गया, हमें हमारा पैसा मिला, और हमने जाके वो जो कमरा हमें ऑफ़र की हुई थी वो अभी तक खाली था, हमें वो कमरा मिल गया, हमने वो कमरा ले लिया और इस बिल्डिंग को खाली कर दिया गया था। और बहुत सारी जगहों पे ये फैल गई थी बात कि ये जगह वाकई खौफनाक है, इतनी खौफनाक है कि मैडम नूर भी इस जगह की वजह से पागल हो गई है, उस मखलूक ने उनको पागल कर दिया है। और उधर से जो हमारा कुक था उसने भी बाहर बढ़ा चढ़ा के बातें बता दी थी जो उसने हमें नहीं बताई थी, बढ़ा चढ़ा के इतनी बताई थी कि ये जगह हॉन्टेड है, और बहुत ज़्यादा वो जगह हॉन्टेड मशहूर हो गई थी। हम वहाँ से शिफ्ट हो गए। कई सालों तक मेरा वहाँ पे जाना नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि एक मैं रिपोर्टर था, अखबार से वाबस्ता था, और एक दिन आखिर मैंने ये अपनी वाली जो कहानी थी ये अखबार में छाप दी, लेकिन उस बिल्डिंग के बारे में नहीं लिखा कि वो बिल्डिंग कहाँ पे है, वहाँ पे कौन है कौन नहीं, शायद कोई वो ले चुका है या नहीं। बहुत सारी बातें ऐसी कि मैंने मैडम नूर के एहतराम में कहानी तो सारी लोगों को बता दी, लेकिन उनका असली नाम, वो लोकेशन, वो जगह, वो बताने से परहेज़ किया ताकि लोगों को उनके बारे में ना पता लग सके। मैडम नूर का क्या हुआ, आखिरी जो हमें इत्तलात मिली थी वो ये थी कि उनको पागल खाने भेज दिया गया था। वो वहाँ ज़िंदा रहीं, क्या रहा, इसके बारे में कुछ पता ना चल सका। और वो जो खलील साहब थे जिनका ढांचा मिला था, उनका भी कोई वली वारिस नहीं आया था। बहुत सारी बातें थीं जो हमें पुलिस ने नहीं बताई थीं, क्योंकि मैडम नूर से पूछने वाली अभी भी कई बातें, ऐसे कई सवालात थे जो मैं खुद उनसे करना चाहता था, लेकिन कई सवाल अधूरे रह गए, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सके। और मैं खुद अजीब सा हो गया था कि ये कौन थी। माहिना आई, इस अंदाज में आई, मुझे मारने के लिए आई, क्या से क्या हुआ, उनको पकड़वाया, क्या था, ये एक मेरे लिए अजीब व गरीब था। मैंने भी जब इस कहानी को सुना तो मैं हैरान हो गया, ये कैसी अजीब व गरीब सी कहानी थी। आप लोगों ने ये कहानी को सुना, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।